जय। अभी 1 तारीख की आएगी ना। चलो कैसे हो, निकालिए। हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, निकालिए। ठंडा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है ठंडा? तो चलिए चलिए निकालिए हिस्ट्री। अभी तक हम पढ़े वो हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, वो हिस्ट्री हम सब पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्लास 10th के क्लास 10th सेकेंड चैप्टर, चैप्टर कितना है? समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। चैप्टर का नाम क्या है बाबा? समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। अभी तक यहाँ पर हम पढ़े है ना, समाजवाद क्या है, समाजवाद क्या है, यानी समाज के बारे में सोचना ही क्या कहलाएगा? समाजवाद। समाज के बारे में सोचना ही क्या कहलाएगा? समाजवाद। समाजवाद, समाजवाद। समाजवादी लोग चाहेंगे कि हमारा समाज में स्वतंत्रता हो, समानता और बंधुत्व का विचारधारा हो। ये कौन लोग सोचेंगे? समाजवाद। यहाँ पर मुख्य रूप से 4 व्यक्ति का हम सब क्या पढ़े है ना, विचार भी पढ़े थे है ना, जिसमें से पहला व्यक्ति कौन थे? सेंट साइमन, सेंट साइमन का मत पढ़े। उसके बाद दूसरा चार्ल्स फॉरियर, चार्ल्स फॉरियर, चार्ल्स फॉरियर। तीसरा व्यक्ति कौन था? वो लुई बला, लुई बला। और चौथा व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन, रॉबर्ट ओवन। वह ये तीनों जो व्यक्ति था कौन सा देश का था? हाँ, ये तीनों कहाँ का था? वो फ्रांस का। और ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। कहाँ के बुआ? इंग्लैंड के, इंग्लैंड के, इंग्लैंड के, इंग्लैंड के। यहाँ पर और बताए थे, पहला जो शब्द था रूढ़िवादी व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? रूढ़िवादी लोग। कैसा लोग? रूढ़िवादी लोग। दूसरा बुआ उदारवादी लोग, उदारवादी लोग, उदारवादी लोग। और तीसरा बुआ मूल परिवर्तनवादी लोग, मूल परिवर्तनवादी, मूल परिवर्तन, मूल परिवर्तनवादी। वो अच्छा सिंपल अगर समझे तो रूढ़िवादी कहेगा नो चेंज, 1% चेंज ना हो, समाज में 1% चेंज नहीं चाहेगा। लेकिन उदारवादी थोड़ा मनी चाहेगा कि हाँ चेंज हो, लेकिन वो मूल परिवर्तन पूर्णतः क्या हो? चेंज हो। पूर्णतः अगर उस सिस्टम गलत है, अगर व्यवस्था गलत है तो एकदम उसको कहेगा हटाइए, उसको क्या कीजिए? हटाइए। तो कौन समझेगा बुआ? मूल परिवर्तनवादी लोग, मूल परिवर्तनवादी, मूल परिवर्तनवादी लोग है ना, मूल परिवर्तनवादी लोग। समझे? रूढ़िवादी समझ रहा है ना, यानी जो पुरातन व्यवस्था जैसे चल रहा वैसी रही, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। उदारवादी चाहेगा कि थोड़ा उसमें क्या कीजिए? चेंज कीजिए, लेकिन प्रमुख रूप से मतलब मूलतः रूप से यानी कि जड़ से उसे खत्म नहीं कीजिए। लेकिन मूल परिवर्तन क्या चाहेगा? पूर्ण रूप से उसको हटाइए। अगर सिस्टम गलत है तो उसको क्या कीजिए? हटाइए। यहाँ तक खत्म कर दिए थे। उसके बाद पढ़े थे है ना, और ये चारों व्यक्ति को कहा गया यूटोपियन समाजवादी। क्या कहा गया? हाँ, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फॉरियर, लुई बला, रॉबर्ट सॉरी चार्ल्स फॉरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन। क्या कहा गया? यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी। जाकर के इन्वाइटर पर कर दीजिए है ना, यूटोपियन समाजवादी। क्या हुआ? यूटोपियन समाजवादी। अब चलिए यहाँ पर जो डेट का बंटवारा किया गया था कार्ल मार्क्स से, कहां से किया गया था? कौन चीज हुआ? कार्ल मार्क्स से। कहां से? कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स के पूर्व और कार्ल मार्क्स के बाद। कार्ल मार्क्स के जो पश्चात था कौन था? है ना, कार्ल मार्क्स था। कौन था? कार्ल मार्क्स।
कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स के क्या था पहले, ये कार्ल मार्क्स के क्या था पहले, अब वह कार्ल मार्क्स के पश्चात। उसके बाद पढ़ी थे कार्ल मार्क्स का जीवनी। इनका जो जन्म हुआ कब, 5 जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में, जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में। उनके पिताजी का नाम हेनरिक मार्क्स। उनके पिताजी पेशे से क्या थे, वकील थे। पिताजी पेशे से वकील थे। ये यहूदी परिवार से संबंधित थे। बाद में चलकर इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। बाद में चलकर कौन सा धर्म को, ईसाई। फिर वह बोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। कौन सा विद्यालय, कब, 1843 में। विधि की शिक्षा, कौन सी शिक्षा, विधि। इसके बाद 1844 में मुलाकात हुआ किससे, एंगल्स के साथ ना, एंगल्स के साथ, एंगल्स के साथ, एंगल्स के साथ, जिसके साथ जीवन भर क्या रहा, मित्रता रहा। उसके बाद अपने बचपन के मित्र जेनी से क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। उन और एंगल्स ने और कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। उसके बाद 1867 में सिर्फ कार्ल मार्क्स, कौन, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल नामक पुस्तक की क्या किया, रचना किया, जिसे क्या कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल। क्या कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबिल। यहाँ तक पढ़ लिए थे। ये अभी तक विचार पढ़ रहे थे, क्या विचार। अब फिर टर्निंग यहाँ पर मार लेगा लड़ाई के बारे में। अभी तक लड़ाई हो रहा है नहीं। इसी समय कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, समाज दो रूपों में बटा हुआ था। कितने रूपों में, दो रूपों में, मतलब दो भाग में। जब, कब, जब इंडस्ट्री नहीं था, जब इंडस्ट्री नहीं था, जब इंडस्ट्री की स्थापना हुआ कौन शताब्दी में, नो मिस्टेक हो गया था, वह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध हुआ था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 1750 के बाद। मिस्टेक बता दी, 19वीं शताब्दी बताए थे ना, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फैक्ट्री का स्थापना होने लगा था। 1850 के बाद, 1850 के बाद। तो इंडस्ट्री के पहले समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। नहीं सॉरी, 1750 के बाद, 1750 के बाद, 1750 के बाद इंडस्ट्री की स्थापना धीरे धीरे होने लगा था। तो समाज दो, पहले समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। लेकिन फैक्ट्री की स्थापना के पश्चात, फैक्ट्री का स्थापना के पश्चात श्रमिक वर्ग ने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बताया, जिसके कारण एक अलग क्या हुआ, अलग वर्ग का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या है, मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग, हाँ मध्यम वर्ग, या इसी को बोलेंगे पढ़े लिखे वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग, ऐसे बोलेंगे बुर्जुआ वर्ग। कौन सा वर्ग, श्रमिक वर्ग एकदम क्या है, अलग है। श्रमिक वर्ग क्या है, अलग है। 1% पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम मजदूर। मध्यम वर्ग पढ़ा लिखा होगा, हाँ थोड़ा मनी क्या होगा, नौकरी वाला, लेकिन कुलूब से नहीं। ऊपर वाला वर्ग है पूंजीपति वर्ग। कौन सा वर्ग है। अब चलो, ये जो चारों था, ये था वर्ग समन्वय की बात कर रहा था। किसका बात, हाँ वर्ग समन्वय, किसका बात, वर्ग समन्वय। सेंट साइमन चार्ल्स फॉरियर, लुई वाला रॉबर्ट ओवन कह रहा था वर्ग समन्वय हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, वर्ग समन्वय। लेकिन इसके पश्चात कार्ल मार्क्स का क्या कहता है, वर्ग संघर्ष की बात करता है। किसका बात है, हाँ 1864 में कर दिया, घोषणा कर दिया कि जब तक है ना, जब तक लड़ाई नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा, जब तक बउआ है ना पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिक वर्ग मध्यम वर्ग को है ना क्या करते हैं, है ना मतलब कि सभी तरह से हक और अधिकार से क्या रखेगा, वंचित रखेगा, किसी भी विशेषाधिकार से वंचित रखेगा। कि कौन घोषणा कर रहा है, कार्ल मार्क्स। 64 में कि जब तक वर्ग संघर्ष नहीं होगा, जब तक स्थिति रहेगा। ये सब बात कर रहा था वर्ग समन्वय का, बात समन्वय का। कौन, सेंट साइमन चार्ल्स फॉरियर, लुई वाला रॉबर्ट ओवन। लेकिन कार्ल मार्क्स का बात कर रहा था वर्ग संघर्ष की बात, वर्ग। अब चलो यहाँ पर जो बट गया वर्ग 3 वर्गों में। कितना वर्गों में, 3 वर्गों में। पहला पूंजीपति वर्ग, पहला पूंजीपति वर्ग। पहला कौन सा वर्ग है, पूंजीपति वर्ग। कौन सा वर्ग है, पूंजीपति वर्ग। दूसरा बउआ मध्यम वर्ग। दूसरा कौन सा है, मध्यम वर्ग। कौन सा बउआ, मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग, मध्यम वर्ग। और तीसरा हाँ श्रमिक वर्ग। कौन सा वर्ग, श्रमिक वर्ग।
इसी को बोलेंगे बुर्जुआ वर्ग। इसको क्या बोलेंगे? बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग। ऐसे श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग इसको बोलेंगे मजदूर। हाँ चलिए, तो अभी तक यहाँ पर समाज जैसे यहाँ पर 3 वर्गों में बटा हुआ। जितना भी कल कारखाना फैक्ट्री होगा किसके पास होगा? पूंजीपति वर्ग। मध्यम वर्ग हुआ नहीं ना, ये सब दोनों एक ही में आएगा लगभग, समझ गए ना। इतने कहता है राजा है, हाँ बहुते राजा है, कितना चाहिए? 1 करोड़ की 2 करोड़, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर पूछेगा पैसा है तो पैसा है, कितना लेना है खाली बोलो। इसके पास पूछेगा पैसा है, हाँ है, कामे भर है, ज्यादा इसके पास पैसा है नहीं है, 1% नहीं है, समझ गया ना। तो रहता पढ़ाई में पूरा तेज है, कोई दिक्कत नहीं, वो मॉडरेट है, और कुछ है कुछ नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर ही है, यानी कि पूंजीपति वर्ग जिसके पास किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, वह इसको क्या है? हाँ, इसको एको गुण मतलब कि सभी तरह से क्या है इसको दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर सब वो दिक्कत है, दोनों क्या है? यानी हक अधिकार से वंचित है, मध्यम वर्ग भी और श्रमिक वर्ग भी। चलो अब आगे देखते हैं, निकालिए बुक। चलिए बुक निकालिए। हल्ला नहीं कीजिए, निकालिए। अभी तक पढ़ लिए बुआ। फर्स्ट क्या पढ़ चुके हैं? विचार पढ़ चुके हैं। ये सभी का कार्ल मार्क्स का भी सिद्धांत पढ़े है ना। सेंट साइमन ने क्या बोला, चार्ल्स फॉरियर, रॉबर्ट ओवन और लुई वाला, सबके बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर कहानी टर्निंग लेगा। अब यहाँ पर लड़ाई के बारे में एंट्री हो रहा है, रूस की क्रांति। अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े, देखो हाँ, फ्रांस की क्रांति, इटली क्रांति, जर्मनी क्रांति, या थोड़ा बहुत यूनान की क्रांति। अब चलिए अगला जो क्रांति हो रहा है, रेवोल्यूशन हुआ, रूस की क्रांति। कहाँ क्रांति? चलिए यहाँ पर सुनिए एकदम आराम से। कहाँ से पढ़ना है? 1917 से बोल से भी क्रांति से ना, यहाँ से पढ़ना है ना। चलिए हाँ, कहाँ से? चलिए यहाँ से हम पढ़ते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति समझिए शुरू से। चलिए तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति, 1917 की बोल्शेविक क्रांति, 1917 की बोल्शेविक क्रांति। सब रहता तो हमको मन लगता है, खास करके महिला बटालियन है, तो सब रहिए चाहे मत। जलाएंगे, जला दीजिए। कौन चीज? गुन्नू नहीं आई नहीं, मन नहीं लगता है। पढ़े वाला बच्चा नहीं, रोज वीडियो देख ले, नहीं देखता है। हम कितना कल हैप्पी हुए थे, कल ही आई थी परसों, परसों में, परसों में आई थी ना। अब 1 तारीख के आई है ना, 1 तारीख के बोले हैं। लेकिन फिर अगर सिलेबस नहीं खत्म होगा तो फिर हमको ही बोलेगा है, छुट्टी तो नहीं रहेगा। लेकिन चलिए पढ़ते हैं। चलो 1917 की बोल्शेविक क्रांति। कौन सी क्रांति? बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति। एकदम परीक्षा में आएगा बुआ। बोल्शेविक क्रांति से आप क्या समझते हैं? बोल्शेविक क्रांति से हाँ, या रूसी क्रांति के कारण। देखो दीर्घोत्तरीय प्रश्न, रूसी क्रांति का क्या कारण था, क्या परिणाम था? कारण भी पूछेगा और परिणाम भी पूछेगा। दीर्घोत्तरीय प्रश्न एकदम जितना अच्छा सुनिए, जितना अच्छा सुनिएगा तो इकोनॉमिक्स में मदद करेगा। इला कारण वाला और निवारण वाला, समझ गया ना। इकोनॉमिक्स में थोड़ा टॉपिक है, इसमें कारण यही रहता है, वहां भी देखिए। चलिए
1917 की बोल्शेविक क्रांति, 1917 की बोल्शेविक क्रांति। इसे एक और नाम बताए थे क्या? फरवरी क्रांति की नवंबर क्रांति? नवंबर में बोले थे। कौन सी क्रांति? इसे बोलेंगे अक्टूबर या नवंबर ना? कितना दिन पीछे चलता है कैलेंडर? रूसी कैलेंडर जो 13 दिन क्या चलता है पीछे, पीछे की आगे, पीछे न बताए थे रे। चलो देखिए समझो बुआ। 20वीं शताब्दी के, चलिए जैसे बोल रहे हैं 20वीं शताब्दी, कौन शताब्दी बुआ? हाँ 20वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी मतलब हुआ 1900 से लेकर के 1900 से लेकर के 1999 तो कौन शताब्दी बोलेंगे? 20वीं शताब्दी। और 1900 से लेकर के 1950 तक तो क्या बोलेंगे? पूर्वार्ध। क्या बोलेंगे? पूर्वार्ध। अब 1950 से लेकर के है ना 1950 से लेकर 1999 तक तो क्या बोलेंगे? उत्तरार्ध। क्या बोलेंगे? उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 1900 से लेकर 1950 तक को क्या बोलेंगे? पूर्वार्ध। 1950 से लेकर 1900 लिख दिए, सॉरी चलिए 51 चलिए 1951 तक क्या बोलेंगे? उत्तरार्ध। काल हंस रहा पिता जाएगा बुआ। चलो देखो आगे 20वीं शताब्दी, आगे देखिए 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति है। कौन सी क्रांति? अब देखिए 1917 जो आ रहा है बताइए 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की उत्तरार्ध? 50 से पहले में है, 20वीं शताब्दी में हो रहा है। तो 1900 देखिए 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यवसायिक क्षेत्रों में कुलीन जो वर्ग था, कौन सा वर्ग था? कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का भी अंत किया। किसने? श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। देखो रिजल्ट बता रहा है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति ने क्या किया? तो वह राजा का शासन ही नहीं अंत किया। अच्छा इस समय जो 1917 में रूस का जो राजा है, रूस का जो राजा है बताइए रूस का राजा कौन है? हाँ जार निकोलस द्वितीय। रूस का राजा का नाम क्या है? वह पूरा नाम है जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस कहाँ का राजा हुआ? कैसा है? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी। जार की पत्नी कौन है? जरीना। कार्ल मार्क्स की पत्नी जेनी, कार्ल मार्क्स की पत्नी जेनी, जार की पत्नी जरीना है ना। इसका परीक्षा पूछेगा कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन है? जरीना। जरीना नहीं महारानी है, समझ गया ना रूस की। आज समझिए। चलिए आगे देखो। हाँ देखो इस क्रांति ने सिर्फ राजा की सत्ता को ही नियंत्रित किया बल्कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी रूस में मजबूती से क्या हुआ? आया, स्थापित हुआ। चलो आगे देखो। जितना भी पूंजीवादी यानी कुलीन वर्ग था, पूंजीपति वर्ग था, जमींदार की शक्ति को क्या कर दिया? अंत कर दिया। कौन सी क्रांति ने? रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति या नवंबर क्रांति या अक्टूबर क्रांति? आगे देखो पैराग्राफ चेंज। रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में। रूस की बोल्शेविक क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में कब हुआ? नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में। नवंबर 1917 में। इस क्रांति ने एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया गया। चलिए एक वर्ड आया सर्वहारा, सर्वहारा यानी वो किसी भी है ना इसे
हाँ सभी जगह से क्या हुआ, हारा हुआ, है ना, है ना। कहूं पर ये लतियाए जा सकते हैं, नहीं लतियाए जा सकते थे उस समय, कौन, सर्वहारा वर्ग, यानी किसी प्रकार का इन्हें इज्जत नहीं था, है ना, किसी भी सम्मान मान इज्जत, मतलब कि सभी तरह से हक और अधिकार से वंचित थे। कौन सा वर्ग, सर्वहारा वर्ग। लेकिन इस क्रांति ने सर्वहारा वर्ग को भी एक उचित स्थान दिया। कौन सी क्रांति हुआ, रूस की क्रांति, रूस की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति। तीन नाम जानेंगे, पहला बोल्शेविक क्रांति, दूसरा रूस की क्रांति और तीसरा नवंबर 1917। यही होता है रूसी क्रांति बोलेंगे। आगे देखिए, इधर देखिए, अब इस क्रांति का निम्नलिखित कारण है, कारण से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इसलिए एकदम देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा परीक्षा में। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। तुम्हारा कहां बुक है, चलिए कारण पढ़िए, रूसी क्रांति का कारण। रूसी क्रांति का कारण, चलिए कारण समझिए। कारण, रूसी क्रांति का कारण, तो कारण बउआ मुख्य रूप से 5-7 कारण है। कितना है, पहले कारण समझिए, किलोमीटर दे, किलोमीटर दे, चलिए हल्ला नहीं कीजिए हुआ। इधर देखिए, पहला है, पहला टॉपिक है, चलो टॉपिक क्या है, रूस की क्रांति का कारण। आज निबंध में यही ला देंगे, इसलिए आराम से एकदम सुनिए, निबंध में यही रहेगा, रूसी क्रांति का कारण। सुनिए बुआ, पहला जो कारण है जार की निरंकुशता। पहला एकदम पहले कारण एकदम याद कीजिए, पहला क्या कारण है, जार की निरंकुशता, जार की निरंकुशता, जार की निरंकुशता। इसका अर्थ क्या समझेंगे कि जार, जार एकदम निरंकुश होगा, किसी से भी जनता से कोई लेना देना नहीं है, जो कह देगा वही नियम बन जाएगा, वही सभी को क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, यानी किसी को भी नहीं सुनेगा। कौन, जार, निरंकुश शासन है। चलो इस समझ के थोड़ा नहीं। और दूसरा कृषकों की दयनीय स्थिति, कृषकों की दयनीय स्थिति, दयनीय स्थिति। वहां किसान होगा, किसान होगा, लेकिन वह किसानों की दयनीय स्थिति होगा, कर के बोझ में दबा हुआ होगा। कौन, किसान लोग। कौन सा लोग, कौन सा लोग, तो किसान होगा वहां पर, वह किसानों की स्थिति बहुत ही खराब होगा। और अगर अनाज हो या ना हो, लेकिन उसको टैक्स देना पड़ेगा। किसको, कृषक को, कृषक वर्ग को। लेकिन बताइए अगर उपज नहीं होगा तो बताओ किस कैसे देगा, यानी कि स्थिति उसका क्या होगा, खराब, दिक्कत ना होगा। तो दूसरा है कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा कारण क्या है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। तीसरा क्या है, हाँ, मजदूरों की दयनीय स्थिति, ये भी एक कारण होगा। मजदूर की स्थिति एकदम दयनीय होगा बुआ। मजदूर की स्थिति क्या होगा, दयनीय कैसे होगा, जितना अधिक से अधिक काम करवाएगा उसका वेतन भी क्या करेगा, कम देगा, कम देगा ना वेतन, जो सही मायने में गलत तरह से व्यवहार करेगा। कौन, मजदूरों के साथ, मजदूरों के साथ, दयनीय स्थिति। चलिए चौथा हो जाएगा औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण की समस्या, औद्योगिकरण की समस्या। अब देखिए जैसी इंडस्ट्री आया, औद्योगिकरण आया, तो हाथ से बनने वाला वस्तु क्या हो गया, हाथ से बनने वाला जितना भी वस्तु क्या हो गया, समाप्त हो गया। जब जो हाथ से बनाते थे वस्तु, वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार। तो वहां पर भी इंडस्ट्री, अधिक से अधिक इंडस्ट्री में होगा। अगर काम करेगा तो बताओ, अगर काम करने वाला मजदूर भी जो होगा उसके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है ना, तब वो औद्योगिकरण की समस्या भी होगा। जो वहां काम करने वाला लोगों के साथ ये भी समस्या हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, रूसीकरण की नीति। अगला कारण क्या है, रूसीकरण की नीति। अब यहाँ पर नीति कैसा होगा, किसी को विशेषाधिकार रहेगा, किसी को विशेषाधिकार नहीं रहेगा। बताइए जनता संतुष्ट हुआ कि असंतुष्ट, इससे कारण आंदोलन करेंगे। चलिए अगला कारण विदेशी घटनाओं का प्रभाव।
विदेशी घटनाओं का विदेशी घटनाओं का विदेशी घटनाओं का प्रभाव विदेशी घटनाओं का जिसमें से पहला पढ़ेंगे क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध पहला कारण क्या है? क्रीमिया का युद्ध। दूसरा हुआ जापान की पराजय, इसी में पढ़ेंगे जापान से पराजय, सॉरी जापान से पराजय आने की इसमें पढ़ेंगे। रूस और क्रीमिया के युद्ध रूस हार जाएगा। तब पहले से और स्थिति रूस का खराब है। अब जैसे मान लो अभी देश की स्थिति गड़बड़ा है कि नहीं, अभी लड़ाई करेगा और इसी को हार हो जाएगा तो हम सब संतुष्ट होंगे क्या संतुष्ट है? अब जापान रूस के साथ ऐसी झूठों मूठों की युद्ध करेगा है? अगर युद्ध करेगा फिर हार जाएगा रूस से, तो बताओ वहां के जनता मरेगा, कहाँ का मरेगा? बताओ राजा मरता है कि जनता मरता है? पहले स्थिति और खराब है, रूस जापान के बीच युद्ध होता है, इसमें रूस से हार जाता है और स्थिति खराब हो जाता है और आंदोलन उग्र कर देता है। यहाँ पर आगे समझिए अगला क्या है, 7वां क्या है? रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव। अब चलिए यहाँ पर रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव, रूस में मार्क्सवाद का ये भी क्रांति क्या कर देता? उग्र कर देता है। रूसी कार्ल मार्क्स का जो कहता क्या कहा कि जब तक वर्ग संघर्ष नहीं होगा, जब तक लड़ाई नहीं होगा, जब तक बहुआ मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग का पास सत्ता और संसाधन नहीं आएगा। कौन बोल रहा है? कार्ल मार्क्स। तो पहले ही घोषणा 1864 में कर दिया कि जब तक वर्ग संघर्ष नहीं होगा, जब तक मजदूर वर्ग की स्थिति ठीक नहीं होगा। कौन बोला था? वो कार्ल मार्क्स। कौन सा मार्क्स हुआ? तो यहाँ पर फिर रूस में मार्क्स का प्रभाव, यहाँ पर 7वां पॉइंट लिख सकते हैं। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव, मार्क्सवाद का प्रभाव कार्ल मार्क्स का। 8वां क्या है? हाँ, तत्कालीन प्रथम विश्व युद्ध। तत्कालीन प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था। कौन? रूस। तत्कालीन प्रथम विश्व युद्ध में हार। तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या हुआ? रूस की पराजय। इन परीक्षा में आएगा तो कितना लिखेंगे भैया? तो कम से कम 5 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। कितना पॉइंट? 5। कोई भी लिख सकते हैं। चलो तो पहला हम देखते हैं जार की निरंकुशता। देखिए एक बार याद कीजिए, बताइए रूसी क्रांति का निम्नलिखित कारण है। रूसी क्रांति का निम्नलिखित कारण है। रूसी क्रांति का निम्नलिखित कारण। रूसी क्रांति का निम्नलिखित कारण। पहला कारण जार की निरंकुशता। पहला कारण जार की निरंकुशता। पहला कारण जार की निरंकुशता। दूसरा कारण कृषकों की दयनीय स्थिति। दूसरा कारण कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा कारण मजदूरों की दयनीय स्थिति। तीसरा कारण मजदूरों की दयनीय स्थिति। चौथा कारण औद्योगिकरण की समस्या। चौथा कारण औद्योगिकरण की समस्या। पांचवा कारण रूसीकरण की नीति। चौथा कारण रूसीकरण की नीति। छठा कारण विदेशी घटनाओं का प्रभाव। छठा कारण विदेशी घटनाओं का प्रभाव। किसके साथ युद्ध हुआ? क्रीमिया के युद्ध। किसके साथ हुआ? क्रीमिया के युद्ध। और दूसरा हुआ जापान का पराजय। दोनों युद्ध में किसका घटा हुआ? रूस का। और स्थिति खराब हो जाएगा। चलिए 7वां कारण क्या है? रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव। रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव, कार्ल मार्क्स के विचारों को अपनाया। चलिए 8वां कारण क्या है? तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का क्या हो गया? पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या हुआ? पराजय। जिससे कारण हुआ रूस में क्रांति का क्या बना? कारण। पहला कारण समझिए, रूस जार की निरंकुशता। निकालिए, एकदम नहीं झुकता है। चलिए देखिए पहला, देखो पहला पढ़िए जार की निरंकुशता। देखिए नहीं किताब नहीं है बुआ, एगो दे दो पीछे बुआ, किताब दो एगो पीछे, एगो दे दीजिए पीछे। देखिए बुक देखिए ले आइएगा बुआ। सोशल साइंस चारों 100 रुपया में हो जाएगा, लगभग 130 रुपया में। चारों बुक सभी के पास रहना चाहिए। और हिंदी
वर्णिका, संस्कृत, इंग्लिश। और सोमवार से समझ गए ना आपका क्लास कितना बजे से नहीं बता, अच्छा लास्ट में कर देंगे, बस पहले समझिए। जार की निरंकुशता 1 घंटा प्रतिदिन इंग्लिश चलेगा 6 से 7, इसमें 10th रहेगा और 12th रहेंगे, 9th वाला नहीं रहेगा। 12th वाला बोल रहा है कि नहीं रखिए, सब नेट पुछवन है तो नहीं रखिए, लेकिन है ना 9th वाला तेज है बुआ तो सबसे ज्यादा है। लेकिन 12th वाला बोला कि 9th वाला नहीं रखिए था, नहीं रखेंगे, 10th रहेगा 12th रहेगा, दोनों इंग्लिश ग्रामर साथ में चलेगा। 6 से 7, 6 से 7, 6 से कल से सोमवार से कितना कई तारीख से मतलब सोमवार से 6 से 7 इंग्लिश पढ़ेंगे 1 घंटा, उसके बाद 7 से 8:30 सोशल साइंस। समझ गया ना, संडे में सोमवार से। चलो देखिए, जार की निरंकुशता, जार का निरंकुशता देखिए 1917 ईस्वी से पहले रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। बताए थे कौन सा राजवंश? हाँ, 1917 ईस्वी से पहले, 1917 ईस्वी से पहले बताइए किस राजवंश का शासन था? रोमनोव राजवंश के शासन था। इस समय रूस का सम्राट जार था। चलिए, रूस का सम्राट कौन है? बताइए, रूस का सम्राट कौन है? हल्ला, रूस का सम्राट कौन है? रूस का सम्राट कौन है? जार। रूस का राजा भी कौन है? जार। पूरा नाम क्या? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। चलिए, परीक्षा में कई एक बार पूछा गया, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार। जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। जार की पत्नी कौन है? जरीन। जार की पत्नी कौन है? जरीन। रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित हो जा चुकी थी, परंतु इस रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, फ्रांस में खत्म हो गया, उधर खत्म हो गया राजतंत्र, फ्रांस में खत्म हो गया, इटली में खत्म हो गया यार, जर्मनी में, यूनान में भी क्या हो गया, लेकिन वो ये छोड़ना नहीं चाह रहा, ये छोड़ना नहीं चाह रहा है। चलिए, इसके पहले जो बुर्बो राजवंश था ना, ये भी खत्म हो गया था ना फ्रांस में। चलिए, लेकिन यहाँ देखिए आगे, परंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। दैवी, दैवी मतलब देवता पर विश्वास करता था। कौन? राजा। है, जो भी दिया है कौन दिया है? देवता दिया है। और उसमें धर्म को प्रचार करने वाला कौन था? वही था, चर्च वाला लोग था, पादरी वर्ग, यही ना, यही कह रहा सब में क्या कीजिए, भगवान मतलब प्रचार प्रसार कीजिए। समझ गया ना? हाँ, पादरी वर्ग को कह रहा था कि यानी कि चर्च में जो रह रहा था ईसाई धर्म वाला, कि सब में एकदम ब्रेन बास कर दीजिए धर्म को लेकर के, जो बनाया ईश्वर बनाया है, हमें स्वयं भगवान भेजा है राजा को, ऐसा लोगों में मतलब कि अच्छी करने के लिए। हाँ, सभ्य से, हाँ, पादरी वर्ग जो धर्म को प्रचार करने वाला था उस समय, समझ गया ना? नहीं समझ रहा रे? समझ रहा है? चलिए, तो वह राजा दैवीय अधिकारों में विश्वास करता था। अगर उस समय बोल देता है कौन दिया है, आदमी बनाया नहीं, तो भगवान बनाया है। कौन बनाया है? ऐसा स्थिति था उस समय। राजा अपने आप कहता मुझे स्वयं भगवान भेजा है। समझ गया ना? तो यह था दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। उसे आम लोगों से क्या हो रहा है समाज में, क्या देश में कौन सी घटना हो रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहा है? उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी, नियम बनाई थी, वह भी स्थिर था, जड़ और अकुशल थी। नियुक्ति के आधार पर योग्यता नहीं थी। नियुक्ति मतलब किसमें हुआ? यहाँ पर बताइए, जिसमें नेता बनने का क्षमता रहेगा वही बनेगा, जिसमें क्षमता नहीं है वो बन सकता है?
है, क्षमता के अनुसार। अब बिना यह जन्म जात के आधार मतलब जन्म के आधार पर हो रहा था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजतंत्र। यहाँ पर नियुक्त के आधार योग्यता नहीं था जे मनते, अतः गलत सलाहकारों कारण जार की स्वेच्छाचरित बढ़ती गई, जनता की स्थिति बद से क्या हो गया, बदतर हो गया, जो रूसनी क्रांति का क्या बना, कारण। सिंपल यहाँ पर बोलेंगे, सिंपल यहाँ पर बोलेंगे बुआ, जार की निरंकुशता में यहाँ पर देखिए, अगर अपने मन से क्या लिखेंगे तो जार की निरंकुशता, जार की निरंकुशता, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। वह इससे रूस की जनता से, रूस के सम्राट को कोई लेना देना नहीं था। इससे क्या हो रहा है समाज में, क्या देश में हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं था। वह दैवीय अधिकारों में क्या करता था, विश्वास करता था। बस इतना पॉइंट लिखेंगे। दूसरा क्या है, कृषकों की दयनीय स्थिति, कृषकों की दूसरा पॉइंट क्या है, कृषकों की दयनीय। बताइए जनसंख्या का एक बड़ा भाग कौन होता है, मजदूर वर्ग होता है, राजा वर्ग होता है नहीं, तो मजदूर वर्ग होता है। और जिसको स्थिति कंडीशन खराब है, जनसंख्या का बड़ा भाग हुआ किसान है, कृषक वर्ग है, जो अनाज को उपजाएगा और इसका स्थिति ही क्या है, खराब है। बताओ इसका क्या कारण होगा, क्रांति का। देखिए यहाँ पर देखिए, रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक मतलब बहुत जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषक ही थी, परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। क्या था वो, तो मतलब खराब था, बद से बदतर था। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि पढ़ाए थे, पहले आए थे ना, अलेक्जेंडर द्वितीय आया था ना, वह कृषकों की दस्ता प्रथा को समाप्त कर दिया था, परंतु इससे किसानों की स्थिति सुधार नहीं हुई। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, खेत जो कैसा था, खेत बहुत छोटा छोटा था, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। ढंग से मतलब, हाँ पुराना ढंग से मतलब खुरपी कर रहा, कुदार से प्रयोग कर रहा, मतलब जितना भी मतलब इंडस्ट्री के आने से क्या होता है, आखिर ट्रैक्टर से हो रहा जो था, जो 5 घंटा में होता है 5 मिनट में होता है कुछ भी काम। तो वो पुराने तरीके से क्या करते थे, खेती करते थे, है ना। उनके पास पूंजी का भी क्या था, अभाव था। अब पूंजी अभाव रहेगा तो खाद कहाँ से आएगा, यूरिया कहाँ से आएगा, बीज कहाँ से आएगा, नहीं ना आ सकता है। तो स्थिति खराब था कृषकों की, तथा करों के बोझ में और दबे थे। अनाज हो या ना हो लेकिन टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा कृषकों की। कहां से देगा टैक्स बताइए, अगर फसल बर्बाद हो गया तो दे सकता है, नहीं दे सकता है। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। इसमें क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर, वह रूस में जनसंख्या का एक बड़ा भाग किसान था। रूस में जनसंख्या का एक बड़ा भाग वे पुराने तरीकों से खेती करते थे, वे पुराने तरीकों से खेती करते थे, कर के बोझ में दबे हुए थे, कर के बोझ में क्या हुए थे, दबे हुए थे, दबे हुए थे, क्या दबे हुए थे। वह इनके पास क्रांति के अलावा कोई चारा नहीं था। लिखेंगे, क्या लिखेंगे फिर से, है ना। रूस में जनसंख्या का एक बड़ा भाग किसान थे, उनकी स्थिति बहुत खराब था, है ना। उनके पास छोटे छोटे क्या थे, खेत थे, वे पुराने तरीकों से खेती करते थे, वे कर के बोझ में दबे हुए थे, और वे क्रांति के अलावा कोई इनके पास चारा नहीं था। चलिए अगला है मजदूरों की दयनीय स्थिति। अगला पॉइंट क्या है, मजदूरों की दयनीय स्थिति, मजदूरों की दयनीय स्थिति। अगला कारण क्या है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। जो भी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा मजदूर, उसके साथ अच्छा से बिहेव नहीं होगा, उसको काम का घंटा अधिक होगा, जो इनकम होगा उनका जो पारिश्रमिक आय भी होगा उसको भी अच्छा तरीके से नहीं देगा, तो इसको भी स्थिति क्या रहेगा, इसका भी स्थिति दयनीय रहेगा, खराब रहेगा मजदूर वर्ग की। देखिए लिखना है, देखिए रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, खराब था, बद से बदतर था। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी क्या था, कम था। अभी 8 घंटा है काम, कितना घंटा है, कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में लगभग कितना है ना, लगभग कितना घंटा है ना। लेकिन वो कोई भी पहले अनिश्चित था, पहले क्या था, अनिश्चित, जितना मन तितना 20 घंटा 15 घंटा 14 घंटा 17 घंटा काम लेंगे, इनकम भी क्या रहेगा, कम रहेगा। वह जिससे इनकम कम रहेगा तो अपना परिवार का भी भरण पोषण कर सकता है, नहीं कर सकता अच्छा तरीका से। देखिए आगे देखो,
रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफी क्या था, कम था। जाइए, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था, अच्छा से बिहेव नहीं किया जाता था। अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। कौन सा वर्ग हुआ, मजदूर वर्ग। अच्छा से वेतन नहीं दे रहा था, अधिक से काम घंटा, अब व्यवहार भी अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है। अपनी संघों के समर्थ में वे हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। अगर बताइए हमारे मजदूर एक फैक्ट्री में मान लीजिए 20 लोग काम कर रहे हैं, तो अगर उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा तो वो इकट्ठा होकर के आंदोलन भी नहीं कर सकते थे, ऐसा नियम बना हुआ था। तो क्या करा कि अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं। मार्क्स के ये शब्द कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी दशा का सही चरित्र करता है। कार्ल मार्क्स बोला है, तुम क्या खो सकते हो, तुम्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम खो सकता तो क्या खो सकता, अपना हाथ की जो बंधा हुआ बेड़िया है। तुम्हारे पास न खेत है, तुम्हारे पास खेत है, तुम्हारे पास धन है, न धरती है, न राजपाट है, तुम क्या खो सकते हो। हाँ, तुम खो सकता है क्या, सिर्फ एक ही बेड़िया। जब तक तुम आंदोलन करोगे बुआ, मतलब कि आंदोलन जब तक नहीं, कौन कह रहा था, कार्ल मार्क्स, कि तुम्हारे बुआ तुम्हारे पास खोने का कुछ भी नहीं है। तुम खो सकता सिर्फ क्या, हाथ में जो बंधा हुआ बेड़िया है। यानी बुआ जो बंधा हुआ है उसको क्या कर, लड़ाई करके क्या कर सकता है, खो सकता है, मतलब स्वतंत्र हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, किनका स्टेटमेंट है, इनके विचारों से भी मजदूर वर्ग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। किनके विचारों से, तो परीक्षा में पूछ सकता है, किसने कहा था परीक्षा में पूछेगा, किसने कहा था तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय क्या, बेड़ियों के। किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था, अंडरलाइन हो सकता है कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी दशा का सही चित्रण करता है। कौन, कार्ल मार्क्स। अब देखिए अगला है औद्योगिकरण की समस्या। औद्योगिकरण की समस्या अब हुआ क्या, जैसी भी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध इंडस्ट्री आया, कल कारखाना आया, तो वह हाथ से बनने वाला वस्तुओं का स्थान कौन ने लिया, मशीन ने ले लिया। और जो हाथ से बनता था वस्तुएं जो बनाते थे लोग, वो क्या हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, सॉरी बेरोजगार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अब ये रोज बताइए ऐसी रहेंगे। अब ये लोग रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर जाएंगे, और शहर काफी क्या होगा, महंगा होगा, इंडस्ट्री भी अच्छा से काम करने के लिए नहीं मिल रहा होगा, तो समस्या हो जाएगा ना। तो बताइए सिवाय आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब देखिए औद्योगिकरण की समस्या। रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजीवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ भी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग का संकेंद्रण था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में, क्या कर रहा है, कुछ ही क्षेत्रों में, यानी पूरा क्षेत्र में इंडस्ट्री नहीं था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था, यानी देश के मतलब सरकार जो होता है, सरकार का ना होता है, लेकिन यह अपने अपने स्पेशल है। तो मतलब स्पेशल मतलब समझ रहा ना, प्राइवेट, यानी राष्ट्रीयकरण नहीं है, सरकार का नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रीय पूंजी का अभाव है, अतः उद्योग के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भर बढ़ रही थी। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष व्याप्त आने की। समझे यहाँ पर। अब जैसे दूसरा देश का कंपनी, जैसे भारत है, क्या है, भारत के सरकार का देगा नरेंद्र मोदी, कोई भी देश आइए यहाँ पर क्या कीजिए, इंडस्ट्री खोलिए। क्या खोलिए, अपन सरकार के पास सही है नहीं, भारत सरकार के पास इंडस्ट्री नहीं है। आखिर सबको ऑर्डर दे देगा, चीन को दे देगा, अमेरिका को दे देगा कि यहाँ पर आइए खोलिए, कोई भी कर फैक्ट्री खोलिए। बताओ फैक्ट्री खोलेगा तो बताइए अमेरिका ला काम करने आएगा, कौन करेगा, भारत वाले, भारतीय लोग ना करेगा बुआ। अब उसको साथ वो अच्छा से बिहेव करेगा, वो करेगा नहीं करेगा। तो इसी प्रकार रूस में भी हुआ, अपना देश का कंपनी नहीं था, सब विदेशी था, मतलब दूसरा देश का था। कौन देश का था, और स्थिति खराब किए हुआ था रूस की जनता को। चलिए तो बताइए ये कारण बना, किसका बना कारण। चलिए तो फिर से बोलिए, जार में निरंकुशता में क्या लिखेंगे, बताओ बोलो, यहाँ पर पढ़ा दिए ना, जार की निरंकुशता में क्या लिखेंगे। रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, जो वह निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था।
देश की जनता से कोई लेना देना नहीं था। जो अफसरशाही शासन बनाया था वो बेकार था। क्या था? जो रूस में क्रांति क्या करा, जो रूस, हाँ, जो वो दैवी शक्तियों पर क्या करता था, विश्वास करता था, जो रूस में क्रांति का क्या बना, कारण बना। दूसरा क्या, कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में जनसंख्या का एक बड़ा भाग क्या है, किसान है। वे पुराने तरीके से क्या करते थे, खेती करते थे। क्या करते थे, खेती करते थे। कर के बोझ में क्या हुए थे, दबे हुए थे। कर के बोझ में क्या हुए थे, दबे हुए थे। कर के टैक्स के रूप में क्या होता, दबे हुए। और उन जो रूस में क्रांति क्या बना, अगला क्या, मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की वह अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता प्रथा को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। लेकिन इसके पश्चात वह मतलब स्थिति ठीक नहीं हुआ, स्थिति ठीक नहीं हुआ, जो क्या बना, रूस में क्रांति का कारण बना। रूस में क्रांति का ये लिखेंगे। चौथा कारण क्या है, औद्योगिक क्रांति की समस्या। जितना में बताओ, रूस में जितना भी कंपनी था, इंडस्ट्री था, सब क्या था, विदेशी था। क्या था, विदेशी था, विदेशी था, विदेशी था। और जो भी उसमें काम करने वाला मजदूर था, मजदूर वर्ग था, उसके साथ अच्छा से व्यवहार नहीं किया जाता था, जिससे कारण रूस में क्रांति क्या बना। चलिए अगला क्या है, रूसीकरण की नीति। अगला देखिए वो रूसीकरण की नीति। देखो, सोवियत रूस यानी रूस विभिन्न राष्ट्रवादियों का देश था। समझ ही रहे हैं, राष्ट्रवादी कार्ल मार्क्स आए, सेंट साइमन आए, चार्ल्स फोरियर आए, लुई बल आए, रॉबर्ट ओवन आए, ये सभी थे उदारवादी थे। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रवादी देशों का था। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियों के लोग भी रहते थे। ये भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। वह इनका भाषा सबका क्या है, अलग अलग था। आगे देखिए, तथा इनका रस्म रिवाज भी अलग अलग, सभी की अलग अलग रस्म, कैसे कैसे रस्म रिवाज है सभी का, तो धर्म और संस्कृति सबका क्या था, अलग अलग था। लेकिन क्या किया, परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान थे। अब रूसीकरण मतलब जार क्या कह रहा था कि जो हम कहेंगे वैसे रहो, जैसे हम कहेंगे वैसे, मेरा धर्म अपनाओ। कौन कह रहा था, जार निकोलस द्वितीय। तुम अपना धर्म अलग अलग भाषा बोलता हूँ, गलत है। मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, जो रूस की भाषा, वो प्रयोग करो। जबरदस्ती कर रहा था कौन, जार निकोलस द्वितीय। सभी का धर्म अलग था, सभी का भाषा अलग था, संस्कृति, रहन सहन, खान पान सबका अलग अलग था। लेकिन ये क्या कर रहा था, जार निकोलस द्वितीय जबरदस्ती अपना देश की मतलब थोपने का प्रयास कर रहा था। देखो, रूसीकरण की नीति से परेशान था। इसके अनुसार जार ने देश की सभी लोगों पर रूसी भाषा थोपने का प्रयास किया, अपना देश की शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। रूसी भाषा, रूसी संस्कृति, रूसी शिक्षा, इससे अल्पसंख्यक में हलचल मच गया। 1863 में हुआ इस नीति के विरुद्ध पोल लोगों ने विद्रोह किया, तो उनकी निर्दयपूर्वक दमन कर दिया गया, यानी वो उसे दबा दिया गया। किसके द्वारा, जार निकोलस द्वितीय के द्वारा, जार निकोलस। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश और बढ़ता ही जा रहा था, और बढ़ता ही क्या हो रहा था। और रूसीकरण की नीति, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, रूस में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते थे, जिनकी भाषा, रहन सहन, खान पान क्या था, बिल्कुल अलग अलग था। लेकिन रूस की सरकार ने, जार निकोलस द्वितीय ने अपनी भाषा, अपनी शिक्षा, संस्कृति को जबरदस्ती थोपने का क्या किया, प्रयास किया। तो रूस में क्रांति का क्या बना, कारण बना। रूस में क्रांति क्या बना, कारण बना। अगला है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अब क्या किया, ऐसी रूस की स्थिति क्या चल रहा है, खराब चल रहा है। वहां की जनता, रूस की जनता जार निकोलस द्वितीय से क्या है, परेशान है। अब यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ही घटना देखो, कोरोना जो वायरस आया था, सबका बुआ कहां से आया था, चीन से। लेकिन चीन से नहीं आया था, अन्य देश,
सब नियम है, सब रणनीति है, सब क्या है। और देखो कुछ दिन पहले स्टीफन फाइल आया था ना, इसमें बड़ा बड़ा नरेंद्र मोदी का भी नाम है और अमेरिका का राष्ट्रपति अब है ना ट्रम्प जी का, और रोनाल्डो कहता है, सब बड़ा बड़ा सब कटपीस आदमी है। रोनाल्डो को फैलाने में था काम कोरोना वायरस का, समझ जाओ उतना बड़ा आदमी होकर के। कौन है समझ गया ना, मतलब जितना भी अब देखो इधर इधर अब सब स्टीफन फाइल आया तो सब जनता भटक गया। अब इधर क्या हो रहा है, इजराइल और ईरान में युद्ध है। अभी ये छुप गया ना, इला मतलब इलाहाबाद छुप गया ना। हाँ ये सब नहीं जानता है, क्या बताएं, स्टीफन फाइल के बारे में कोई नहीं जानता है। बउआ बहुत है ना, इसमें बहुत बड़ा बड़ा लोगों का नाम आया, लगभग ढेर लोगों का, उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है ना। हाँ नरेंद्र मोदी, बड़ा बड़ा लोगों का नाम है इसमें, बहुत सारे लोगों का, समझ गया ना। गलत गलत वर्क करता था ये सभी लोग, जितना भी करता था ये सभी, तो जिसके कारण अब देखो ये फाइल आया और उधर क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा था। बताइए ये देश की जनता से भटक गए, स्टीफन फाइल जो आया उधर हो रहा है। तृतीय विश्व युद्ध बहुत जल्द होगा, समझ गया ना। वही रहा ना, बताओ बताओ गैस की समस्या आ गया कि नहीं बताइए। ये बउआ साल भर समस्या रहेगा लगभग, समझ गया ना। ईरान के पास जो था है ना, जो था गैस और तेल वाला, वो पर अटैक कर दिया इजराइल, तो खत्म हो गया, विस्फोट हो गया, समझ गया ना। फिर गोईठा का राज आ जाएगा। चलिए जारन पर आ जाएंगे सब। सबसे ज्यादा दिक्कत है गांव वाला को, नहीं शहर वाला को, जो गैस पर है। चलिए अथी भी लाएंगे, मशीन वाला भी लाएंगे है ना, लाइन वाला। हाँ तब वहां पर इंडक्शन भी लाएंगे, इंडक्शन भी लाएंगे मशीन वाला, तो बिजली बिल भी नहीं, तो कैसे करके देव ही पड़ेगा ना। अब बरसात में तो और महंगा हो जाता है, गोईठा भी और गैस भी। बरसात में है ना, अब बरसातें आ ही रहा है, गैस की समस्या साल भर चलेगा लगभग, देखा। चलिए वो समस्या होते रहेगा ना, समस्या समस्या आते रहेगा, जेते रहेगा। चलिए इधर पढ़ते और समस्या सब काहे ने पढ़ दिया, हमको गुस्सा बढ़ता है पढ़ाने में। चलिए विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विदेशी घटनाओं का, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अब देखो यहाँ पर ही समझा रहे, देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, देखो मतलब भारत से ही समझिए, भारत से ही, भारत से ही समझिए। अब भारत की स्थिति बताइए खराब है, दैनिक से मतलब गैस की किल्लत है। अब इस समस्या को ध्यान से भटकाने के लिए देखो क्या करेगा भारत सरकार, समझ लो। यहाँ पर रूस को समझा रहे हैं, भारत की जनता त्रस्त से अभी खराब स्थिति है, पूरा इंडिया में, बराबर खाली बिहार राज्य में गैस की समस्या है, पूरा इंडिया में है। अब देखो पहले से रूस की स्थिति खराब इतना चल रहा था, अभी किया ध्यान रूस की जनता से अपने ऊपर से हटाने के लिए जार निकोलस द्वितीय ने जापान के साथ युद्ध कर दिया। तो बताइए रूस की स्थिति तो और खराब है, रूस की स्थिति क्या है, और ईरान युद्ध में शामिल हो रहा है। अब बताइए राजा जाता है लड़ाई करने के लिए, प्रधानमंत्री जाता है बॉर्डर पर, कि जनता जाएगा। और हुआ क्या, युद्ध में शामिल हुआ जापान में, जापान ने हरा दिया रूस को। तो पहले की स्थिति खराब था और जनता भी कितना मारा गया होगा, बताइए। तो ये भी क्या हो गया, फेल हो गया ना। बताइए रूस में क्रांति क्या बनेगा, कारण बनेगा। ये तो पहले से खराब स्थिति चल रहा है, रूस और जापान के बीच युद्ध कर रहा है, और उसमें क्या हुआ, फिर रूस से हार गया और स्थिति खराब हो गया। तो यहाँ पर देखिए रूसी क्रांति, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। पहले देखो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, रूसी की क्रांति में
विदेशी घटनाओं की भूमिका भी अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय क्रीमिया के युद्ध में भी किसका पराजय हुआ? रूस की पराजय ने उस देश में सुधारों का युग आरंभ किया। तब पश्चात 1904-1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। रूस और जापान के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया। अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। इधर देखिए, जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति। देखो यहाँ पर देखिए, जापान से पराजय। चलिए, जापान से कौन पराजय हो गया? रूस देश। कौन सा देश हुआ? ये सब कैसा प्रभाव है? विदेशी प्रभाव। पहले से ही तो रूस की जनता त्रस्त है जार से, और अपने ऊपर से ध्यान हटाने के लिए बड़े अलग अलग देशों से युद्ध कर रहा है। और जितना भी सैनिक और मारा जाएगा, सैनिक क्या हो जाएगा? मारा जाएगा। तो ये सभी क्या करता है बउआ? रूस की जनता रोटी दो नारा के साथ, अब जार का एक महल है सेंट पीटर्सबर्ग। जार का महल क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग जाता है और यहाँ पर मांग करता है, रोटी दो हमें, है ना, हमें हक और अधिकार दो। लेकिन ये करता क्या है जार निकोलस द्वितीय? वहां पर अंधाधुन क्या चला देता है? गोली बरसा देता है, जहां लगभग हजारों लोग मारा जाता है। कितना लोग? कितना लोग? इस घटना को ही बोलेंगे खूनी रविवार। कौन सी बार? 1905 की घटना। देखिए, यही है खूनी रविवार। देखिए, जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति। देखिए, 1905 के ऐतिहासिक रूस जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हो गया। रूस क्या हो गया? 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। रूस और जापान के बीच क्या हुआ? इस युद्ध में जापान ने रूस को क्या कर दिया? हरा दिया। इस युद्ध में जापान ने रूस को क्या कर दिया? हरा दिया। अब इससे पूर्व निरंकुश राजशाही भिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूसी जनता से छिपाती रही। नहीं समझा? मतलब पहले भी हार हो रहा था। किसको हार हो रहा था? लेकिन इससे जनता से क्या किया जा रहा था? छिपाया जा रहा था। क्या जा रहा था? अब पहले बताइए, अब देखो कोरोना वायरस आया, हम सभी क्या जानते थे? चाइना से जानते थे ना, चाइना फैलाया, लेकिन वैसा नहीं था। अब बताइए, फैलाने वाला कोई और था। देखो, तो आने की यहाँ पर तो बाद में पछताएगा। चलिए, वो एक मरते जब होगा ना, गुन्नू ऐसा पता चलेगा। वो सब तो खाना ही नहीं है चिलगम। गलती से अगर चिप गए तो बताइए, हमारा नस बताइए ब्लॉक हो जाएगा तो बहुत दिक्कत ना होगा। समझ गया ना? तो खाइए चिलगम, वो बाद में पता चलेगा निगल रहे ना। हमको देखी के घिन आता है एकदम चिलगम। तो हमको फ्री देगा तो नहीं खाएंगे। आप बताइए, निगल गए तो बताइए, है ना? फ्री का भी देगा ना, कैसन लगता है अजीब तरह से एकदम। उला खाना, गुटखा खाना हमको बात बराबर है। गुटखा खाते व्यक्ति को हम देख लेंगे तो हम मत के गिर जाएंगे। समझ गया ना? जैसे पान उन खाते हम देख लेंगे ना तो हम गिर जाएंगे, हम बलवे हो जाते हैं वहां पर। समझ गया ना? इतना हाथ है, लेकिन खाइए चिलगम, लेकिन निगल जाते दिक्कत नहीं जी। चलो, हम नहीं खाते। चलो, यहाँ पर देखिए, अपना क्या कर दिया? वो डाइवर्ट कर रहा है। कौन? जार निकोलस द्वितीय। तो फिर से पढ़ते, जापान की पराजय। जापान से क्या हो गया? पराजय। तो परीक्षा में आएगा, रूस और जापान के ऐतिहासिक युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया? रूस देश हार गया। अच्छा, किस लिए युद्ध किया था? जनता के ऊपर से अपना दिमाग को, मतलब है ना, जनता को भटकाने के लिए। जनता क्या करने के लिए? हाँ,
अपने ऊपर से हटाने के लिए, नजर हटाने के लिए जार निकोलस द्वितीय ने युद्ध किया था। देखिए 1905 के ऐतिहासिक रूस और जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हुआ। इससे पूर्व निरंकुश राजशाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूसी जनता छिपाती जा रही थी। वह ये नहीं था, पहले से भी रूस क्या हो रहा था, हार हो रहा था, लेकिन वह इसे जनता से क्या किया जा रहा था, छुपाया जा रहा था। आगे देखिए, ज्यादा हल्ला कर रहे हैं आप सभी। लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व की पराजय को जनता से छिपाना मुश्किल था। बचे खुचे फटे हाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश शुद्ध हो गया। अब क्या हुआ, जब रूस, देखो यहाँ पर समझिए, रूस और जापान के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। देखो यहाँ हुआ, वह युद्ध हुआ, क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ, इसमें अधिकतर ढेर जनता क्या हुआ, मारा गया। वह जनता जो सैनिक था, कौन था, सैनिक जो था, सैनिक कहाँ का रहेगा, रूस के सैनिक रहेगा, सैनिक रूप में जनता ही रहेगा ना, तो वह अधिकतर लोग मारा गया। अब यहाँ पर क्या रूस सरकार है, मतलब कि जार निकोलस द्वितीय है, जनता से छुपाया जा रहा है कि अपना सैनिक नहीं मरा है, सैनिक नहीं मरा है, छुपा रहा है। अब जो भी बचा सैनिक, जो भी बचेगा तनी मनी, अब ये जितना भी सैनिक बचा फटे कुचे हाल में, फटे कुचे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बचे खुचे फटे हाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश शुद्ध रह गया, शांत हो गया, एकदम एकदम जार से एकदम परेशान हो गया, एकदम गुस्सा में आ गया, फौर में आ गया सभी जनता। अब देखो, महानता का भ्रम टूट चुका था। रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हुआ। किससे पराजित हो गया, जापान से, जापान से पराजित हो गया। बस तो इस पराजय का 1905 की ईस्वी की रूस क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 के लोग समूह बनाकर लोग, तब वह 9 जनवरी और जो भी सैनिक आएगा फटे कुछ हाल में रूस की जनता एक हो गया। और 9 जनवरी 1905 9 जनवरी 1905 में सभी लोग मिलकर बउआ रोटी दो नारे के साथ, कौन सा नारा बउआ, हाँ रोटी दो नारा के साथ जार का महल सेंट पीटर्सबर्ग, जार का महल क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग, परीक्षा में आएगा। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन क्या आएगा, खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, तो यही घटना लिखेंगे रूस और जापान वाला, समझे। तो वह जो भी सैनिक बचा तथा रूस की जनता मिलकर 9 जनवरी 1905 को नारा, कौन सी नारा, रोटी दो नारा के साथ जार का एक महल है जहां जार रहता था, सेंट पीटर्सबर्ग, कौन सा महल है, बर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। परंतु जार की सेना ने ऐसी जा रहा था, पहुंचा तो जार की सेना ने जो निहत्था लोग था बिना अस्त्र लिए हुए क्या कर दिया, हुआ गोलियां बरसा दिया। क्या बरसा दिया, गोलियां चला दी, वो गोलियां बरसाई गई जिसमें लगभग हजारों लोग मारे गए। कितना लोग मारे गए, हाँ लगभग हजारों लोग मारे गए। अब वो मारे गए, इसलिए 22 जनवरी, पहले 9 जनवरी था, 9 जनवरी, इसलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी, क्योंकि 13 दिन क्या चलता है, पीछे आगे तो हो जाएगा ना। तो वह 9 जनवरी को खूनी रविवार अर्थात लाल रविवार भी कहा जाता है। क्या रविवार, के नाम से जाना जाता। इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई। इस क्रांति में किसान की व्यापक भागीदारी हुई। अंततः ये सरकार को झुकनी पड़ी तथा 1905 ईस्वी में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा गठन किया गया। परीक्षा पूछता है ड्यूमा गठन कब हुआ, परीक्षा पूछेगा ड्यूमा गठन कब हुआ, ड्यूमा गठन कब हुआ, ड्यूमा गठन कब हुआ, 1905 में। ड्यूमा का गठन कब हुआ, 1905 में। परंतु 1906 ईस्वी में जैसी ही क्रांति शक्ति कमजोर हुई, रूसी राजतंत्र ने ड्यूमा के कुछ अधिकार छीन लिए। अधिक 1905 की क्रांति विफल रही, परंतु भीतर भीतर आग सुलगती जा रही थी। 1917 की एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हुआ।
यानी जो भी अभी तक पहला चैप्टर पढ़े हैं, जब तक एक नायक के रूप में नहीं आएंगे, जब तक वो क्रांति सफल नहीं हो सकता। जर्मनी में भी आए, इटली में भी आए, यूनान में भी आए, यूनान में जनता है ना, यानी जब तक नायक नहीं आएगा, जब तक आंदोलन सफल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर फिर से समझा रही है, क्योंकि 2 नंबर का यहाँ पूछेगा खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, तो हम लिखेंगे खूनी रविवार की घटना रूस देश से क्या है, जुड़ा हुआ है। खूनी रविवार घटना कौन है, जुड़ा हुआ है। रूस खूनी रविवार घटना कहाँ जुड़ा हुआ है, रूस देश से क्या है, जुड़ा हुआ है। रूस देश से क्या है, रूस और जापान के बीच ऐतिहासिक युद्ध में, रूस और जापान के बीच ऐतिहासिक युद्ध में वह जापान ने रूस को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। जो भी जनता बचे कुचे फटे हाल में जब लोग जार का महल सेंट पीटर्सबर्ग की ओर, लोग रोटी दो नारे के साथ पहुंचता है, जहां जार निहत्थों लोगों पर अंधाधुंध क्या करवाया, गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग क्या हो गए, है ना, हजारों लोग मारे गए। वह दिन क्या था, रविवार था, इसलिए से क्या कहा जाता है, सही मायने में कब हुआ 9 जनवरी 1905 या 22 जनवरी 1905। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार, अभी डेट के अनुसार 22 जनवरी 1905, लेकिन 9 जनवरी 1900, पुराने कैलेंडर के अनुसार कितना, लेकिन अभी के अनुसार 22 जनवरी में होगा। इसे क्या कहेंगे, खूनी रविवार है ना, या लाल रविवार, कल रविवार, हाँ फिर से एक बार बोले, समझ गए ना, फिर से बोले, देखेंगे खूनी रविवार घटना रूस देश से जुड़ा हुआ है। रूस और जापान के बीच ऐतिहासिक युद्ध में रूस ने जापान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। जो भी सैनिक फटे कुचे हाल में जब अपने जनता के साथ जार का महल सेंट पीटर्सबर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए रोटी दो नारे के साथ पहुंचता है, जहां जार ने निहत्थों लोगों पर अंधाधुंध क्या किया, गोलियां बरसाई, जिसमें लगभग हजारों लोग मारे गए। वह दिन 22 जनवरी 1905 था। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 था। वह दिन क्या था, रविवार था, इसलिए से क्या कहा जाता है, खूनी रविवार। खूनी रवि क्या कहा जाता है, खूनी रविवार, लाल रविवार है। लगभग 1000 लोग मारे गए थे। कितना लोग हुआ, 1000 लोग। समझ गए। अब देखो 7वां है क्या, रूस में मार्क्सवादी का प्रभाव। चलिए अब यहाँ पर समझ रहे हैं कि हमारा कार्ल मार्क्स से जो कहता वर्ग समन्वय से काम नहीं चलेगा, वर्ग संघर्ष से काम चलेगा। ये लड़का यहाँ पर यूटोपियन समाजवादी लोग आए थे तो बोले थे कि वर्ग समन्वय बनाइए। कैसा बनाइए, लेकिन कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट क्या है, वर्ग संघर्ष। तो जब तक वर्ग संघर्ष नहीं होगा, जब तक पूंजीपति वर्ग द्वारा लगातार श्रमिक वर्ग पर क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा। इसलिए आप सभी को वर्ग संघर्ष करना पड़ेगा। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय बेड़ियां का, यानी संघर्ष करके अपनी बेड़ियों को क्या कर सकते, तोड़ सकते हैं। कौन ऐसा, किनका स्टेटमेंट था, कार्ल मार्क्स का यह स्टेटमेंट था। चलिए अक्सर रूस में कार्ल मार्क्स का प्रभाव। चलिए यहाँ पर देखिए, देखो तो रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। देखिए तो रूस की क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती है, लियो टॉलस्टॉय। चलो परीक्षा में पूछता है वार एंड पीस किसकी रचना है, लियो टॉलस्टॉय का अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पर पूछेगा लियो टॉलस्टॉय रचना वार एंड पीस, पुस्तक का नाम है। चलिए वार एंड पीस के लेखक कौन है, हुआ लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय समाजवादी विचारधारक है। चलिए लियो टॉलस्टॉय। चलिए तो वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस किसकी रचना है, लियो टॉलस्टॉय। पूरा नाम क्या है, लियो टॉलस्टॉय। चलिए
साहित्यकार है ना। दोस्तोयेव्स्की, तुर्गनेव जैसे चिंतक, ये सभी चिंतक थे, विचारक थे, इस नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस के ये सभी जो कहाँ के थे, वो रूस के थे। कहाँ के थे? कार्ल मार्क्स के विचार को। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। मार्क्सवादियों ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया था। नहीं, जो भी चिंतक थे तथा उनका संगठन भी बढ़ा रहे थे। जो भी चिंतक थे, कौन कौन लोग चिंतक थे? दोस्तोयेव्स्की, तुर्गनेव चिंतक और लियो टॉलस्टॉय, ये तीनों लोग वह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? हाँ, कार्ल मार्क्स के विचारों को और बढ़ावा दे रहे थे। जैसे अभी हम सब अम्बेडकर के विचार को बढ़ावा देते, मतलब जो भी पढ़ा लिखा लोग है, जो मानता है ना, का विचार अच्छा था, तो ये भी कार्ल मार्क्स के विचार को क्या कर रहे थे? बढ़ावा दे रहे थे। देखो, रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव, परीक्षा में पूछेगा। चलिए, कई एक बार पूछा गया है, रूस का पहला साम्यवादी कौन है? प्लेखानोव। प्लेखानोव, रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति कौन है? प्लेखानोव। प्लेखानोव, रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति कौन है? प्लेखानोव, जो रूस में जारशाही की निरंकुशता समाप्त करके साम्यवादी व्यवस्था को क्या करना चाहता है? स्थापना करना चाहता है। वह जो प्लेखानोव है, जो चाहता है रूस में राजतंत्र की जो व्यवस्था है वो हटे। क्या हो गए? उसके जगह पर कैसा हो? गणतंत्रात्मक हो, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो। कौन चाहता है? प्लेखानोव। परीक्षा पूछता है, रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति कौन है? हाँ, रूस का पहला साम्यवादी व्यक्ति कौन है? प्लेखानोव। उसने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया। चलिए, पूछेगा परीक्षा में, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1898 ईस्वी में। यह साम्यवादी का दल पूर्ववर्ती था। शीघ्र ही 1903 ईस्वी में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई। इसके परिणाम स्वरूप बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया। जो बहुमत में था, परीक्षा में पूछेगा इला। चलिए, बहुमत वाला दल क्या कहलाया? बोल्शेविक। बहुमत वाला दल, बहुमत वाला दल हुआ बोल्शेविक। परीक्षा में पूछा गया क्या कहलाया? हुआ बोल्शेविक। अल्पमत, जो अल्प शक्ति उसके पास कम था, अल्पमत वाला दल मेंशेविक। अल्पमत वाला दल, अल्पमत वाला दल मेंशेविक। अब बहुमत वाला दल, बहुमत वाला दल, बहुमत वाला दल बोल्शेविक। अल्पमत वाला दल मेंशेविक। अल्पमत वाला दल मेंशेविक। बहुमत वाला दल बोल्शेविक। बहुमत वाला दल बोल्शेविक। अल्पमत वाला दल मेंशेविक। अल्पमत वाला दल, अल्पमत वाला दल। परीक्षा पूछेगा, रूसी कैलेंडर के अनुसार, रूसी कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार कब हुआ? 9 जनवरी 1905। लेकिन अब के अनुसार 22 जनवरी 1905। वह दिन क्या था? रविवार। इससे क्या कहा जाता है? खूनी रविवार। खूनी रविवार। रूस और जापान के बीच ऐतिहासिक युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया? रूस हार गया। किससे हार गया? जापान से। किससे हार गया? जापान से। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार निकोलस द्वितीय। डीमा गठन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। डीमा आते, जार का महल का नाम क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। जार का महल क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। जार का महल क्या है? सेंट पीटर्सबर्ग। चलिए, तो यहाँ पर बहुमत वाला जो फूट पड़ गया, अलग अलग हो गया, तो बहुमत वाला जो जिसके पास सत्ता था तो बोल्शेविक कहलाया। क्या कहलाया? बोल्शेविक। अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? मेंशेविक। मेंशेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पसदर थे, बोल्शेविक सर्वहारा वर्ग के पसदर थे। समझ गया ना? मेंशेविक मध्यवर्गीय वर्ग का, मेंशेविक, बोल्शेविक हुआ सर्वहारा वर्ग का, जो सभी जगह से हारा हुआ था। इसके अतिरिक्त 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी गठन हुआ, जो किसानों की मांग को उठाती रही थी। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ मजदूर वर्ग एवं किसान वर्ग का संगठन रूस की क्रांति का नया माहौल क्या कर दिया? तैयार कर दिया। समझ गए ना? तो ये क्या था? मार्क्सवाद का विचार। मार्क्सवाद का क्या? यानी यहाँ पर कार्ल मार्क्स का क्या किया?
प्रभावित पड़ा। ये फैलाने वाला कौन कौन था? कौन कौन था? वो लियो टोल्स्टॉय था, दोस्तोयेवस्की था, तुर्गनेव था। ये सभी चिंतक ने रूस में जनता को किसके? कार्ल मार्क्स के विचारों क्या किया? फैलाया। कौन? लियो टोल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की, तुर्गनेव जैसे चिंतक। और उसका पहला साम्यवादी कौन था? प्लेखानोव। चलिए, ये हमारा था क्या? रूस में मार्क्सवादी का प्रभाव। अगला है तत्कालीन कारण। जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी क्या हो गया? चलिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध। तब वो प्रथम विश्व युद्ध में भी कौन हार गया? रूस। देखो, तब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों से क्या हुआ था? शामिल हुआ था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष भुलाकर बाहरी मामलों उलझ जाए। देख रहा है ना, अब रूस जार निकोलस द्वितीय क्या चाह रहा है? मतलब कि वहां का स्थिति खराब है। क्या है? रूस की स्थिति क्या है? खराब है। लेकिन वो दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, अपने नजर को हटाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता। कौन? हाँ। तो परंतु इस युद्ध में चारों तरफ से रूस सेनाओं का हार हो रही थी। न उनके पास अच्छे हथियार थे एवं न पर्याप्त भोजन की सुविधा था। जनता और मर रहा था भूखे प्यासे। युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया था। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया। क्या हो गया? स्वयं जार पहुंचल है तथा उनकी अनुपस्थिति में जरीना, कौन थी जरीना? जो चल गया ना, जार भी शामिल था युद्ध में, लेकिन जार की पत्नी कौन है? जरीना। तो महल क्या पड़ गया? खाली। वहां तो उसकी अनुपस्थिति में जरीना जार निकोलस द्वितीय की पत्नी और उसकी तथाकथित रासपुटिन पादरी का संयंत्र करने का मौका मिल गया। इसके कारण राजतंत्र प्रतिष्ठा भी और गिर गई। क्या हो गई? रासपुटिन। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर था यहाँ पर लिखें क्या? देखो, आपको 5 पॉइंट ही कम से कम लिखना है। कितना पॉइंट? कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में वह रूस को क्या हो जाता है? मतलब शामिल होता। प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है? अपने देश की जनता पर से, अपने ऊपर से हटाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है। और इसका जो कमांड संभाले हुआ था कौन? जार निकोलस द्वितीय स्वयं। महल क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। जरीना और रासपुटिन दोनों भाग जाता है। क्या हो जाता है? महल छोड़कर दोनों फरार हो जाता है। समझ गए ना? और क्या हो जाता है? और स्थिति खराब हो जाता है। तो रूस में क्रांति क्या बनता है? रासपुटिन। अरे देखो, चलिए कितना बजा? टाइम देखो लड़का। चलिए इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। नो आज नहीं खत्म करेंगे। कल लेनिन एक फॉर्म में आएंगे, एक हीरो के रूप में, नायक के रूप में आएंगे। लेनिन वह रूस के लिए वो पूरा एकदम जोर कर देंगे, एकदम एकीकरण करने के लिए। चलिए, हाँ, यही हमारे लेनिन महोदय हैं। चलिए ये पढ़ते हैं। ये देखिए, देखो ये वो है। बताइए, इधर निबंध में रहेगा, इधर लिख सकते हैं रूसी क्रांति का कारण। क्या लिखेंगे? देखो हम फिर से बोल रहे हैं, रूसी क्रांति का कारण क्या लिखेंगे? रूस की क्रांति का जो कारण है क्या लिखेंगे? जार निकोलस नहीं, रूस की क्रांति से
देखिए यहाँ पर देखो, देखो रूस के समय, रूस की क्रांति के समय, अल्लाह, पहले देखो, रूस की क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। वह निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। उसे जनता से कोई लेना देना नहीं था। इससे वो जनता क्या हो गए? परेशान हो गए। तो रूस में क्रांति का क्या बना? दूसरा क्या है? जार की निरंकुशता। हाँ, दूसरा कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति। वह रूस में जनसंख्या का एक बड़ा भाग क्या थे? किसान। उनके पास छोटे छोटे क्या थे? खेत थे। वे पुराने तरीकों से खेती करते थे। पुराने तरीके से खेती करते थे। कर के टैक्स के वो बोझ में क्या हुए थे? दबे हुए थे। सही समय पर उपज हो या ना हो, लेकिन इसके पश्चात भी बाद भी टैक्स देना पड़ेगा। किसको? जार को। और इसके पश्चात रूस में क्रांति क्या बना? कारण। अगला क्या है? मजदूरों की दयनीय स्थिति। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी के इंडस्ट्री की स्थापना के पश्चात जितना भी हाथ से बनने वाला जो वस्तुआ था, उसका स्थान कौन ले लिया? मशीन ले लिया। कौन ले लिया? मशीन ले लिया। अब ये लोग जो रोजी रोटी के तलाश में शहरों की ओर क्या करते हैं? पलायन करते हैं। क्या करते हैं? जहां पर पूंजीपति वर्ग जो है मजदूर वर्ग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, जो रूस में क्रांति क्या बनता है? अगला क्या है? औद्योगिकरण की समस्या। वह जो रूस का सरकार था, जार निकोलस द्वितीय जो राजा था, उसके पास अपना कोई भी कंपनी नहीं था, सब विदेशी था। क्या था? सब विदेशी था। तो बताइए, इस पर जो भी नियम बनाएगा, कौन बनाएगा? सरकार का हक रहेगा, विदेशी लोग बनाएगा, जिसके कारण जनता परेशान था और अधिक और ज्यादा भी इंडस्ट्री नहीं था, कम था। तो जो बेरोजगारी भूखमरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रूस में क्रांति क्या बना? अगला क्या? रूसी क्रांति की नीति। इसमें क्या लिखेंगे? अलेक्जेंडर द्वितीय ने दास्ता प्रथा क्या कर दिया था? यही नहीं, तो 5 कारण लिखना। कितना कारण? खुले वाला लिखेंगे, कौन ला लिखेंगे? और उसमें मार्क्सवाद का प्रभाव। उसके बाद तत्कालीन प्रथम विश्व युद्ध रूस का क्या हो गया? पराजय हो गया। रास्पुतिन और जरीना दोनों क्या हो गई? संयंत्र करने का मौका मिल गया। रूस में क्रांति क्या बना? कारण बना। रूस के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री पुतिन है। पुतिन नाम है राष्ट्रपति। नरेंद्र मोदी। अभी जार निकोलस भागा है? अभी नहीं। देखिए आगे देखिए। हल्ला, शांत रहो। अगला क्या है? मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का क्या? अंत। मार्च की क्रांति अभी तक पढ़े। नवंबर की क्रांति। कौन सी क्रांति? नवंबर की क्रांति। खूनी रविवार की घटना। देखो यहाँ पर आराम समझिए हुआ। पेज नंबर 33। मार्च की क्रांति। हल्ला, देखो बुआ, टॉपिक है मार्च की क्रांति एवं निरंकुश राजतंत्र का अंत। यानी मार्च की क्रांति हुआ जिसमें निरंकुश जो राजा का शासन था वो क्या हो गया? अंत। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, जो बॉक्स वाला यहाँ पर देखिए, ई कैलेंडर के बारे में बताया जा रहा है। देखिए रूसी क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता है। 1 फरवरी 1918 तक में जूलियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर? 1 जनवरी 1918 के बाद, इसके बाद वो सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। कौन सा कैलेंडर? वह 1 फरवरी 1918 तक जो सरकार मान रहा था
रूस की सरकार जूलियन कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर? इसके बाद बउआ सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को मान्यता दिया। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता। चलिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर कितना दिन आगे चलता है? कौन कैलेंडर से हुआ? जूलियन कैलेंडर से। अतः इस प्रकार फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 17 नवंबर को संपन्न हुई। इसी तरह 1905 की क्रांति 22 जनवरी क्या हुआ? संपन्न हुआ। हाँ, 7 नवंबर। चलिए, देखो, समझिए ये हल्ला, इस टॉपिक को खत्म करके फिर छुट्टी कर देंगे। उसके बाद कल क्या हो जाएगा? चैप्टर को द एंड कर देंगे। देखिए, 7 मार्च हल्ला नहीं करे। देखिए, 7 मार्च 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 पेट्रोग्राड वर्तमान लेनिनग्राद की सड़कों पर किसान मजदूर ने जुलूस निकाला। कब हुआ? कब? 22 फरवरी 1917। लेकिन नहीं, 17 मार्च 1900 इधर देखिए, सॉरी 7 मार्च 1917। अच्छा, जूलियन कैलेंडर आगे चलता कि ग्रेगोरियन कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन क्या? 13 दिन आगे चलता है और जूलियन कैलेंडर पीछे। मार्च आगे होगा कि फरवरी आगे? ये कौन कैलेंडर के अनुसार? ग्रेगोरियन है। कौन कैलेंडर है? ऐसी का स्मेल आ रहा है खराब। वह कौन कैलेंडर बताइए? जूलियन की ग्रेगोरियन? वह ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो 13 दिन क्या चलता है? आगे। अब वह जूलियन कैलेंडर है जो 13 दिन पीछे। तो जूलियन कैलेंडर जो है क्या है? परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर कितना दिन आगे चलता है?